अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो वीडियोस पर, और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने। बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट मुझे करते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बायो पे हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ रहा है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिस्पायरेशन हमारे पास होता क्या है? रिस्पायरेशन हमारे पास वो बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है दो गैसेस का एक्सचेंज होना आपस में। अब वो कौन कौन सी गैस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो बेसिकली किन दो पार्ट्स के दरमियान होता है? वो लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान होता है। लंग्स से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है, और एनवायरनमेंट की जितनी ऑक्सीजन है हमारे लंग्स में शामिल होती है, और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज या रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है। काफ़ी स्टेप्स होते हैं उसके। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंस्पायरेशन एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जनरली हम उसको कहते हैं कि अगर हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेक इन द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और इसका रिवर्स जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट कर रहे हैं वो हमारे पास एक्सपायरेशन कहलाता है। और इसकी एडिशनल बात ये हमारे पास कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी नीड होती है। एंड एक्सपायरेशन हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑक्सीजन को इन करना बॉडी के अंदर इंस्पायरेशन कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज आउट करना एक्सपायरेशन कहलाता है। अब बॉडी के जो मेन ऑर्गन है रिस्पायरेशन का वो बेसिकली लंग्स होता है। तो लंग्स के ऊपर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स के होते हैं, स्केलेटल सिस्टम के होते हैं, जैसे कि रिब्स आ रहे हैं, डायफ्राम है। अब रिब्स हमारे पास, रिब्स के दरमियान में जो मसल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब सबसे ज्यादा अहम इन इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट होती है। अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं तो रिब्स के दरमियान जो मसल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो मसल्स हमारे पास आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे ताकि बॉडी में ऑक्सीजन इंटर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपायरेशन में इसका रिवर्स होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी से आउट निकाल रहे हैं, तो ये जो रिब्स है इनकी मूवमेंट इनवर्ड होनी चाहिए ताकि चेस्ट कैविटी में प्रेशर डेवलप हो, और उस प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट हो सके। तो इंटरकोस्टल मसल्स की जो रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं उनकी मूवमेंट आउटवर्ड होती है। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इनकी मूवमेंट इनवर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली कहाँ मौजूद होता है? लंग्स के बिलो, लंग्स के पार ये हिस्सा, ये मसल्स आते हैं, ये बेसिकली मसल्स हैं। अच्छा, ये मसल्स क्या करते हैं? ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करने से होता क्या है, जब बॉडी इंस्पायर कर रही है, इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन बॉडी में आ रही है, तो जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। इसकी निस्बत जब बॉडी एक्सपायरेशन कर रही है तो इसी डायफ्राम की जो मूवमेंट है उसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो सके। अच्छा, ये तो डायफ्राम की मूवमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चेस्ट कैविटी का रीजन होता है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कब बढ़ता है और कब कम होता है। जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा ताकि ऑक्सीजन इनहेल हो सके। इसकी निस्बत जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज आउट करा रहे हैं,
तो ये जो चेस्ट कैविटी का साइज है, इसका साइज डिक्रीज होना है क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में बॉडी से आउट हो जाए। तो इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है और एक्सपायरेशन में चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होता है। रूट्स पे जाने से पहले हम इनके डायग्राम्स के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो जो मेजर पार्ट्स हमारे पास आते हैं वो मैंने डायग्राम में यहाँ ड्रॉ किए। सबसे पहले अहम पार्ट, अच्छा एक इंस्पिरेशन समझाऊंगा, उसका रिवर्स एक्सपायरेशन होगा। अब ये सीक्वेंस है, आपने समझना है कि इंस्पिरेशन जिस स्टेप्स में हो रहा है उसका रिवर्स हमारे पास एक्सपायरेशन होगा। अब इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के एंड पर, टिप पर नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। इन नोस्ट्रिल्स बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। इस पूरे नेजल कैविटी के रीजन के अंदर एयर ने फिल्टर होना है, एयर ने वार्म होना है और एयर में जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो यहाँ पे फिल्ट्रेट होते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में एंटर ना हो सके। ये तो था नेजल कैविटी का पार्ट और नेजल कैविटी का फंक्शन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास यही फिर ऑक्सीजन पहुंचती है नेक्स्ट रीजन फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स वो कॉमन ट्यूब है, वो कॉमन पाइप है जिसके अंदर से फूड ने भी पास होना है और एयर ने भी पास होना है, बाकी इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंक्स की। लैरिंक्स हमारे पास वो एरिया होता है जहां से बॉडी के अंदर जो हम बोल रहे हैं, जो बॉडी का साउंड जनरेट हो रहा है, वो लैरिंक्स रीजन कहलाता है। ये वॉइस बॉक्स भी कहलाता है क्योंकि इस रीजन के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में वाइब्रेशन बनती है और इसी वाइब्रेशन से साउंड या स्पीच होती है। ये एयर हमारे पास लैरिंक्स में पहुंची, लैरिंक्स से फिर वो एयर कन्वर्ट होती है इनटू हमारे पास जो ऑक्सीजन की या आप ये कह लो जो सांस की नाली होती है उसके अंदर, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया में मौजूद होते हैं सी शेप के रिंग्स। ये बेसिकली सी शेप के कार्टिलेज कहलाते हैं। अच्छा, इन कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है, ये जो डायग्राम में मेंशन किए हैं यहाँ पे, इनका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रेकिया की होल्स को आपस में कोलैप्स नहीं होने देते, मिलने नहीं देते, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता रहे। अगर एयर का प्रेशर कम ज्यादा हो तो ट्रेकिया की होल्स को क्या होता है कि वो कोलैप्स हो सकते हैं। उससे बचाव के लिए सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं या रिंग्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेकिया के बाद वो एयर पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे पास ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई वो पार्ट होता है जो ट्रेकिया के बाद स्टार्ट होता है और ट्रेकिया बेसिकली दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। एक ट्यूब एक लंग्स में जाएगी और सेकंड ट्यूब हमारे पास सेकंड लंग्स में जाएगी। दोनों ब्रोंकाई कहलाते हैं। सिंगुलर पढ़े, एक ट्यूब को पढ़े तो ब्रोंकस है, दोनों को एक साथ पैरेलल पढ़े, प्लूरल पढ़े तो ब्रोंकाई कहलाते हैं। देन वो ऑक्सीजन हमारे पास ब्रोंकाई में पहुंच गई। ब्रोंकाई के पास सब ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं, स्मॉल ब्रांचेस आती हैं, उनको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में जो मेन रीजन होता है, ये ब्रोंक्यूल्स की काफी कैटेगरीज होती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और दो तीन और टाइप्स होती हैं, लेकिन आपने वो इतनी डेप्थ में जाना नहीं है। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो एल्विलाई कहलाता है और एल्विलाई एयर सैक भी कहलाता है और रिस्पिरेटरी सरफेस भी कहलाता है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पे एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। अब ऐसा एल्विलाई में होता क्या है कि एक्सचेंज हो जाता है, तो उसका आंसर ये है कि एल्विलाई के पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स कौन सी, कैपिलरीज, जिसका काम बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज कराना होता है। उस कैपिलरीज की मदद से, क्योंकि एल्विलाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ये हमारे पास एल्विलाई सैक कहलाता है, एल्विलाई सरफेस भी इसको बोलते हैं और लंग्स के सेल भी एल्विलाई कहलाते हैं हमारे पास। अच्छा, ये तो था इंस्पिरेशन और इसका रिवर्स हमारे पास काउंट होता है एक्सपायरेशन। लास्ट में जो दोनों लंग्स की डाउनवर्ड साइड पे जो मसल मौजूद होती है उसको हम डायफ्राम कहते हैं।
रूट्स अब दोबारा से अगर हम बात करें तो रूट्स अभी मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया। सबसे पहला पार्ट नेजल कैविटी है, देन हमारे पास फेरिंक्स है, देन लेरिंक्स है, फिर ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आते हैं, लास्ट में ब्रोंक्यूल एंड सेकंड लास्ट ब्रोंक्यूल एंड लास्ट में एल्वियोलाई। अगर इसका रिवर्स बात करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, बॉडी से आउट हो रही है, तो उसका रूट क्या, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले एल्वियोलाई, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड ने जनरेट होना है, स्टार्ट होना है, देन ब्रोंक्यूल, देन ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, देन लेरिंक्स, देन फेरिंक्स एंड लास्ट में नेजल ट्यूब। होपफुली आपको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के दरमियान फर्क समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, अच्छी से आपने इसको अंडरस्टैंड कर। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर में कभी कभार ये भी आता है कि एक एडल्ट में नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट कितना होता है। तो वो हमारे पास अगर एडल्ट की बात करें तो 12 बीट पर मिनट से लेकर 20 बीट्स पर मिनट रहता है, नॉर्मल एवरेज वैल्यू हमारे पास है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपिरेशन की टाइप्स की, रिस्पिरेशन की टाइप्स की, तो दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, दूसरी इंटरनल होती है। अगर हमारे पास रिस्पिरेशन हो रही है इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, तो वो कहलाती है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। अगर रिस्पिरेशन हो रही है इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो वो काउंट होती है इंटरनल रिस्पिरेशन। होपफुली ये रिस्पिरेशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास अहम टॉपिक था, अहम सब्जेक्ट था। इसके नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए और एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं शेयर करना स्टार्ट करूंगा। बाकी आप टॉपिक को रिवाइज करते रहें ताकि आपके लिए इजी हो। आपकी सपोर्ट का वंस अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी नेक्स्ट इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।